नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। एवरी मूवीज के आप सभी दर्शकों को मेरा यानी कि पीयूष स्वाना का एक बार फिर से अभिवादन। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों के साथ स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होंगे और दिलचस्प किस्से के मेरी कहानियों को बेहद पसंद कर रहे होंगे। तो आज किस्से कहानी की इस कड़ी को मैं जिस पड़ाव पर लाया हूं और जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूं उस पर सहसा कानों को विश्वास करना जरा मुश्किल होता है, लेकिन ये 100% सत्य कहानी है जिसमें 1% का भी कोई संदेह किसी को भी नहीं है कि ऐसी कोई घटना हुई थी। इस घटना के नायक हैं येशो शिरोतोकी, जो कि जापान के थे। 1935 से लेकर 1989 तक जिन्होंने अपना जीवन काल जिया और 1935 से लेकर 1961 तक लगभग 35-36 साल जेल तोड़ के बाहर, फिर वापस जेल, फिर जेल तोड़ के बाहर, फिर वापस जेल और फिर जेल तोड़ के बाहर और फिर वापस जेल। जी हाँ, अपनी जेल की जिंदगी में उन्होंने चार दफा जेल को तोड़ा और चैलेंज करके तोड़ा। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इतने अपराध करने के बाद कि उनको फांसी तक की सजा हुई, जेल में उनके नाम का मेमोरियल बना है। दूसरी बात, प्रशासन, जनता उसे एंटी हीरो मानती है। तीसरी बात कि उस जैसा वाकया, उस जैसे घटनाएं किसी दूसरे कैदी ने कभी अंजाम नहीं दी। चौथा कि वो एक हीरो के रूप में मरे। तो हम शुरू करते हैं शिरोतोकी की ये कहानी मेरी ज़बानी। शिरोतोरी, जो कि अपने परिवार, पत्नी और बच्ची के साथ रहता था आमोरी गांव में, जो कि जापान का एक छोटा सा एक टाउन है। वो आदमी टोफू नाम की एक कंपनी में जो सूप बनाती है, जो मिल्क इंग्रेडिएंट्स के सामान बनाती, उसमें काम करता था। लेकिन उसके जीवन में आगे बढ़ने की जो तमन्ना थी वो बड़ी जोर से बल मारती थी, इसलिए उसने अपनी रोजंदारी की नौकरी को छोड़ा और गैम्बलिंग में अपने हाथ आजमाए। थोड़ा सा पैसा और बना, लेकिन वो जो चाहता था उसको नहीं मिला, इसलिए उसने तेजी से पांव जमाने के लिए डकैती का प्लान बनाया। डकैती के प्लान में वो सक्सेसफुल रहा और धीरे धीरे उसका धंधा चलने लगा। लेकिन अचानक किसी एक केस में वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और पहुंच जाता है आमोरी जेल, जिस टाउन का वो रहने वाला था उसी जेल में। अब जेल में पहुंचते ही साथ उसको एहसास होता है कि ये जगह उसके लिए कतई नहीं है, क्योंकि यहाँ उसके साथ मारपीट होती है। जापान का 1936 का ये दौर है जिस दौर में कैदियों के साथ अमानवीय हरकतें होती थी, अमानवीय यातना दी जाती थी। आप अपनी जेलों में जिन कैदियों को देखते हैं, जिनके साथ जो ट्रीटमेंट होता है वैसा जापान में नहीं होता था। उन्हें बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था, आप उस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते। 2 ही 3 दिन में उसको ये निर्णय करना पड़ा कि हो ना हो कैसे भी करके मुझे इस जेल से बाहर निकलना होगा। लेकिन जिस अपराध में वो बंद हुआ था उसमें संगीन धाराएं थी। उसकी सजा 10 साल या अधिकतम मौत की थी। उसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी यहीं काटनी पड़ जाए, इसलिए वो प्लानिंग करता है और निकलने के लिए अपने पहले गुण का उपयोग करता है। पहला गुण जो किसी को पता नहीं था, उसको कोई तार मिल जाए, उसको कोई वायर मिल जाए, कोई भी मेटल का पदार्थ मिल जाए, वो चुटकियों में ताले को खोलने की कैफियत रखता था। उसने गौर किया कि यहाँ का जेल सिस्टम काम कैसे करता है। उसने महसूस किया और परखा कि लगभग हर 15 मिनट में जो सोलर लाइट बीम की तरह जेल की चौकियों के पास से गुजरती थी और ठीक 15 मिनट वापस उसी जगह से निकलती थी। ठीक उसी लाइट के साथ प्रहरी जो चौकीदार होते थे वो भी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट होते थे। उसने बारीकी से ऑब्जर्व किया कि 15 मिनट का ही वक्त है यदि मुझे जेल से भागना है। लेकिन उसने कोई जल्दबाजी नहीं करी। उसका एक और बहुत बड़ा हथियार था, वो था धैर्य। किसी भी चीज का निर्णय वो जल्दबाजी में नहीं करता था, ये उसकी सोच थी। उसने 6 महीने तक एक बारीकियों को परखा और लगभग 6 महीने जेल में रहने के बाद फिर वो दिन आता है जिस दिन उसको अपने काम को अंजाम दिया। उसने समय चुना सुबह का 5:30 बजे का, कि यही वो वक्त है जिस समय सब प्रहरी आधी नींद में होंगे, जिस समय भागा जा सकता है। उसने सब प्लानिंग के साथ जो लोटा होता था जिसमें पानी आता था कैदियों को, उस लोटे में एक मेटल की तार लगकर आती थी जिससे वो कैरी होता था। ये बात 1936 की है, विज्ञान के तौर पर बहुत पीछे थे उस समय।
वो पौन 5:30 बजे पहला ताला खोलता है, हथकड़ी खोलता है अपनी, और उसके बाद उसने गेट की काउंटिंग की हुई थी अगले 6 महीने में, पिछले 6 महीने में, कि किस दूरी पे कितना गेट है। ठीक 14 मिनट में वो पूरे 6 गेट तोड़कर जेल से बाहर हो जाता है। और जैसे ही रोशनी होती है, प्रहरी जब वहां पहुंचते हैं, मतलब 5:45 वो जेल से बाहर था 15 मिनट के अंदर, हंगामा मच जाता है कि शेरो तोरी गायब हो चुका है। जांच की जाती है, पता चलता है कि भाई ये उसका गुण था जिस कारण से उसने अपनी सारी हथकड़ियां पता नहीं कैसे खोल मारी। जब मालूम पड़ा तो तार के टुकड़े मिले कि उसने ऐसे पहले हथकड़ी तोड़ी, फिर अपने जेल के गेट तोड़े, फिर 6 गेट और तोड़े, और इस तरह 6 गेट तोड़ने के बाद वो 5:45 बजे जेल से फरार हो गया, आमौरी जेल से। लेकिन ये फरारी उसकी ज्यादा दिन नहीं चली। कला थी लेकिन बुद्धि ये नहीं थी कि किस तरीके से वहां से फरार होना है। ठीक 3 दिन बाद वो एक अस्पताल में पहुंचता है, कुछ लूट करने की नीयत से, ताकि खा सके, क्योंकि 3 दिन तक वो पुलिस से छुपा हुआ था। पूरे शहर में हल्ला हो चुका था कि शेरो तोरी भाग चुका है। अस्पताल में वो जाता है, वहां पर वो कुछ चुराने की कोशिश करता है और हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है और यहाँ से शेरो तोरी फिर अपने घर जी। लेकिन इसके बाद शेरो तोरी के इस कारनामे से गुस्सा होकर जज साहब ने जो सजा पेंडिंग थी पिछले अपराध के लिए, उसमें भागने की भी सजा जोड़कर शेरो तोरी को उम्र कैद की सजा के साथ अकीता जेल भेज दिया। अकीता एक ऐसी जगह जापान के जहां पर ठंड काफी ज्यादा होती है और जेल की यातना आमौरी जेल से कहीं ज्यादा। अब चूंकि पूरे स्टाफ को जेल के पता था कि ये जेल तोड़कर भागा है और दोबारा पकड़ के यहां भेजा गया है, तो स्टाफ में बड़ा गुस्सा था, क्योंकि वो जो कैदी होते थे उनको गुलाम समझते थे। यहां जैसा नहीं था कि वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, कैदी आया खिलाएंगे पिलाएंगे। गुलाम मतलब गुलाम। उसको भयानक मारा गया, इतना अधिक मारा गया कि वो 2 दिन तक उठ नहीं पाया, और उसको एक ऐसी सेल में रखा गया जो सपाट कॉपर की दीवारों से बनी हुई है। कॉपर मतलब तांबा, एकदम चिकनी दीवार जिस पे आप हाथ भी रखेंगे तो स्लिप हो जाएगी। ऊपर छोटा सा रोशनदान जिसमें स्टील का फ्रेम था जो लकड़ी में जड़ा हुआ था, लकड़ी का फ्रेम और स्टील की जालियां। भागने की कोई गुंजाइश नहीं, किसी तरह का कोई मौका ऐसा नहीं। अब शेरो तोरी को लगने लगा था कि क्या मैंने गलती कर दी, लेकिन उसका तीक्ष्ण दिमाग और उसकी योग्यताएं कुछ ऐसी थीं जो जेल के प्रहरियों को, जेल के स्टाफ को चौंकाने वाली थी। समय बीता, लगभग 6 वर्ष शेरो तोरी उस जेल में रहा, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं जब उसने अपनी प्लानिंग को अंजाम देने में ना बिताया। और ये सारा प्लानिंग उसकी तब जनता के सामने और जेल के प्रहरियों के सामने आई जिस दिन वो 1942 को जेल से फरार हो गया। जब वो फरार हुआ उस समय विश्व युद्ध दूसरे नंबर का चल रहा था। जापान लगातार पराजय की तरफ जा रहा था, अमेरिका के हमलों को झेल रहा था, लगातार ब्लैकआउट्स होते थे। उसने फायदा उठाया इसी ब्लैकआउट का, और जिस समय लाइट पूरी गई अमेरिकी हमलों से बचने के लिए जेल में, और तूफानी बरसात का मौसम था, और जब सुबह प्रहरियों ने देखा तो न उसके हाथ में हथकड़ी थी, न उस कैबिन में कोई था। ऊंची लंबी दीवार जो कि कॉपर की थी और 3 मंजिला ऊपर तक उसकी छत थी, कोई नहीं, कुछ नहीं। फरार हो गया। हड़कंप मच गया कि आखिर शेरो तोरी गायब हुआ तो हुआ कैसे इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में। यह असंभव था, ये पॉसिबल नहीं था ये चीज। जब जांच की गई तब मालूम पड़ा कि उसने क्या दांव खेला है। दरअसल वो पिछले 6 सालों में हर एक दिन जब प्रहरी सो जाते थे तो वो नंगे हाथ पांव के साथ दीवारों पे चढ़ने की कोशिश करता था। आप यकीन मानिए, शुरू के 1-2 साल तो गिर के टूटा होगा, कई बार नीचे से, कई बार ऊपर से, कई बार और ऊपर से, लेकिन उसने अंत में अपने आप को ऐसा साध लिया कि जैसे छिपकली चिकनी दीवार पे अपने हाथ और पांव रख के चढ़ते हो, 3 मंजिला चढ़ के सीढ़ी और सीखचों तक पहुंचा। और इस दौरान वो पूरा एक काम करता रहा जो किसी को नहीं पता चला। दरअसल वो जो उसको खाना परोसा जाता था जिस बर्तन में, तो वो करता क्या था कि उस खाने के बर्तन को अपने पास छुपा के रख लेता था। जब प्रहरी चले जाते थे, रात का सन्नाटा हो जाता तो चढ़ने की प्रैक्टिस करता था, और उस बर्तन से ऊपर जाकर जो लकड़ी का फ्रेम था उसको कॉर्नर से ठोकता था लगातार।
धीरे 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 दिन ब दिन 365 दिन का 1 साल और 6 साल तक उसने ये पूरे धैर्य के साथ इस मशक्कत को अंजाम दिया। और जब उसने पाया कि ये अब सीखचा कमजोर हो चुका और मैं चढ़ने में पारंगत हो चुका हूं, तो उसने रात तय करी 1942 की, जब अमेरिका के हमले जापान पे चल रहे थे। उसने एक बात पे और ध्यान दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ये 6 साल की मेहनत पे पानी फिर जाए, इसलिए मुझे वो दिन चूज करना होगा जब भयानक आंधी तूफान आ रहा हो। क्यों? क्योंकि जब वो चढ़कर ऊपर पहुंचेगा और छत पर चढ़ के जाएगा तो पांव की टापों की आवाज के साथ कहीं ऐसा ना हो कि प्रहरियों को पता चल जाए कि मैं भाग रहा हूं। तो उसने एक ऐसा दिन चुना जिस दिन भयानक आंधी तूफान आ रहा था कि जोर से भी कोई चिल्लाए तो आवाज ना हो। चुपचाप ऊपर चढ़ा, एक आखिरी चोटो सीखचे पे करी, खांचा तोड़ा, छत के रास्ते कूदा, पहाड़। एक बार फिर वो भाग गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। अगले दिन सुबह हल्ला मच गया कि अरे शरतौरी फिर फरार हो गया। लेकिन कैसे? जब जांच किया तो ये सारे बातें सामने आई। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन ये सच है कि वो चला गया। पहले दिन पहली बार जब वो भागा तो 3 दिन में पकड़ में आया था। इस बार वो 3 महीने फरार रहा। लेकिन इस दौरान उससे सिर्फ एक गलती हो गई, क्योंकि वो अंदर से इंसान अच्छा था। जब जेल में उसके ऊपर टॉर्चर होता था तो कोबाशाकी नाम का एक प्रहरी होते थे जो इंचार्ज होते थे। सब लोग उसको मारते थे, लेकिन कोबाशाकी था उससे प्यार से बात करता था। उसको लगता था कि एक यही इंसान है जो अच्छा है, इसके साथ मैं बातचीत कर सकता हूं। वो उससे दिल का रिश्ता बना बैठा था, दोस्ती का। 3 महीने तक वो भागता रहा, फरार रहा। अपनी फैमिली को कोशिश करी संपर्क करने की, लेकिन उसको पता चला कि उसके फरार होते ही साथ पुलिस ने उसके घर पे भी छापा मारा, तो वो घर नहीं गया। उसने तय किया कि वो कोबाशाकी के पास जाएगा। कॉल बेल बजाता है, कोबाशाकी दरवाजा खोलता है, चौंक जाते हैं कि तुम यहाँ, तुम तो फरार हो, फरार थे तो आए क्यों? उसने कहा साहब देखिए, मैं फरार रहना नहीं चाहता, मैं जेल से भागना भी नहीं चाहता था। मेरी सिर्फ आपसे निवेदन है कि मैं फिर से जेल में जाना चाहता हूँ, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो जेल में सिस्टम है उसको बदलिए। मुझे बहुत मारते हैं, सारे कैदियों को मारते हैं। मैं फिर आपके पास सरेंडर करने को तैयार हूँ, लेकिन आप इस सिस्टम को बदलिए। और वो ये भी कहता है कि सरेंडर मैं आपके सामने, जेल के सामने नहीं करूँगा, मैं करूँगा जजेस के सामने। कोबाशाकी उसको सांत्वना देते हैं, बिठाते हैं, चाय नाश्ता कराते हैं, खिलाते हैं, धोखा देते हैं। उसको टॉयलेट जाना होता है, वो टॉयलेट में जाता है, बाहर से दरवाजा लगा देते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। बहुत बड़े धोखे का शिकार हुआ, अन्यथा शेराटोपी को कोई पकड़ नहीं सकता था। उसको दोबारा जेल पहुंचाया गया था। अब इस बार उसको संगीन अपराधों की तीसरी संख्या, दूसरी बार जेल तोड़ने के कारण इसको एक ऐसी जेल में पहुंचाया जाता है जिसका इतिहास था कि वहां से जिंदगी में कभी कोई नहीं भाग सकता, और जिसने भागने की कोशिश करी है वो जिंदा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, ये मैं आपको बताता हूँ। आबाश्री जेल जो थी वो जापान के एक ऐसे इलाके में थी जहां पर टेम्परेचर लगभग फ्रीजिंग पॉइंट पे रहता था, 0 डिग्री। और जेल के जो पूरा स्टाफ था वो नफरत की इंतहा तक शेराटोरी से चिढ़ता था। इसलिए जेल के गेट से जैसे ही शेराटोरी एंटर हुआ, उसके साथ इतना अधिक टॉर्चर किया गया कि उसकी रूह फना हो गई। चूंकि इंसान अच्छा था, वो अंदर गुस्से को पी रहा था, लेकिन उसकी एक तीसरी खासियत जो अभी तक किसी को पता नहीं थी कि दुबला पतला सा एवरेज हाइट हेल्थ का आदमी कितना बलशाली होता है, इस बात का अंदाजा पहली बार प्रहरियों को, जो वहां के स्टाफ थे, उनको हुआ। जब उसको मारा जा रहा था बुरी तरीके से, उसके हाथ हथकड़ी में बंधे थे। आप विश्वास करेंगे, ये रिकॉर्ड्स में है। उसने इतनी ताकत लगाई कि हथकड़ी तोड़ दी। 4 कदम पीछे सारे चौकीदार हो गए, मारते हुए भी डर के मारे। किसके अंदर इतना बल, इतनी ताकत आई कैसे? और ये आज भी एक रहस्य है कि शेराटोरी के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी कि उसने लोहे की हथकड़ी को अपने दोनों हाथों की ताकत से तोड़ दिया। लेकिन इसका एक एडवर्स इफेक्ट हुआ, साइड इफेक्ट हुआ। साइड इफेक्ट ये हुआ कि उसको फिर एक ऐसी सेल में रखा गया जो, चूंकि इसके पूरे स्टाफ को पता था कि पिछली 2 बार इसने जेल ब्रेक करी है। कैसे? एक बार ताले खोलकर मेटल के तार से, और दूसरी बार अपनी छिपकली वाली क्वालिटी के साथ कि कॉपर की दीवार पर चढ़ के वो पार हो गया। तो ना वहां पर कॉपर की, ना कोई चिकनी दीवार, ना ही कोई ताले, ना कोई चीज रखेगी, ना ही उसको मेटल की कोई चीज देगी। एक चीज और बढ़ा दी गई कि उसके हाथ में ऐसी हथकड़ी बांधी गई जिसमें चाबी नहीं होती थी।
वो एक बिना लॉक की हथकड़ी थी जिसको खोलने स्पेशलिस्ट आते थे महीने में 2 बार। उसमें कोई लॉक नहीं था, उसको खोलने में ही 2 घंटे लगते थे। ऐसी हथकड़ी बांधी थी और वो भी पीछे हाथ करके। अब सोचिए, एक कैदी जिसके पीछे दोनों हाथ बंधे हों और 20 किलो वजन की हथकड़ी पहनाई गई हो और जिसमें लॉक भी ना हो, कुत्ते की तरह उसको खाना खिलाया जाता, क्योंकि हाथ बंधे थे, हाथ से खा नहीं सकता था, तो रेंगता हुआ जाता था और जीभ से खाना खाता था। इसके बाद भी शरत और तीसरी बार जेल तोड़ के भाग गया, है ना चमत्कार? कैसे किया होगा उसने? 6-7 महीने तक ऐसे ही पड़ा रहा। बीच में कभी तरस आ जाता था किसी को, तो जो हाथ खोलने आते थे तब हाथ से खाने का मौका मिलता था, तब कपड़े बदल पाता था। ये उसके साथ सच्ची घटना हुई। 7 महीने तक वो पता नहीं क्या करता रहा, क्या ऑब्जर्व करता रहा। शुरू में तो लोगों को बहुत शक हुआ, ध्यान दिया गया, लेकिन जब सबको समझ में आ गया कि इसकी जिंदगी तो कुत्ते से बदतर है, ये क्या भागेगा। उम्र भी बढ़ चली थी, बाल पकने लगे थे, ताकत भी कमजोर हो चुकी थी। अब कुछ नहीं कर सकता, मर जाएगा यहाँ पर। क्योंकि उसको उम्र कैद की सजा 3 साल बढ़ के मिली थी, तो अब पूरी जिंदगी यहाँ काटना था। लेकिन 7 महीने बाद आवासीय जेल से अचानक एक रात फिर फरार। अधिकारियों को समझ में नहीं आया, तब तक पूरे जापान में हल्ला हो चुका था कि ये क्या आदमी है, ये भागा कैसे है। पूरी जांच टीम बिठाई गई, गठित की गई, और जब इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ये हुआ कैसे, तब मालूम पड़ा कि दरअसल वो शेरा तोरी जिस कंपनी में पहले काम करता था, जो टोफू नाम का सूप बनाती थी, उसको सूप के इंग्रेडिएंट्स पता थे कि उसमें कुछ सॉल्ट मिक्सचर्स ऐसे होते हैं, कुछ चीजें इंग्रेडिएंट ऐसी होती हैं जो आयरन में जंग लगाती हैं। तो जब उसको सूप परसा जाता था तो 6 महीने तक लगातार मुंह से वो अपने प्लेट को दबाता था और धीरे से कोने में पलट देता था, थोड़ा सा, बाकी पी जाता था। और जब सब चले जाते थे तो वो अपनी हथकड़ी जो पीछे बना था उस पर सूप रगड़ता था। सूप के ऊपर हथकड़ी को रगड़ता था, एक खास जगह पर जहां पर ज्वाइंट होता था। धैर्य उसका सबसे बड़ा और पहला हथियार, धैर्य। बिना पेशानी पे बल आए, बिना किसी को शक हुए, उसने ये काम पूरे 7 महीने तक किया लगातार। वो पीछे रगड़ता था और साथ ही साथ वो जंगले से चढ़कर जहां पर खिड़की थी, क्योंकि चूंकि ये 2 बार भाग चुका था, तो हर एक साइज जो कमरे की थी वो बहुत छोटी कर दी गई थी। चाहे खिड़की हो, चाहे हवा के रोशनदान हो, चाहे दीवार हो, सब इस डिजाइन से तैयार की गई थी कि जैसे ये पिछली बार भागा है, अब ना भागने पाए। तो वो सूप लगा देता था और हथकड़ियों को कमजोर कर दिया। जब उसको लगा कि हथकड़ी टूटने के कगार पे आ गई है और जहां से उसको भागना था वहां पर भी सूप लगाता था, मालूम पड़ गया कि भाई उसने जंजीर तोड़ी है, उस सूप के आधार पर ऊपर का सीचा भी तोड़ा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा हुआ कि बाकी सब तो ठीक है, जब सब कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि उसका पूरा शरीर खुल जाए, हथकड़ियां टूट जाए, लेकिन सर फंस जाए या उसकी बॉडी फंस जाए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो इस छोटे से खांचे से, 1 बाई 1 के खांचे से बाहर निकला कैसे? उसके शोल्डर ही 1.5 फीट के थे। तब उसकी चौथी खासियत पूरे देश को मालूम पड़ी, पूरी दुनिया को मालूम पड़ी। वो एकमात्र ऐसा अजूबा था कि वो अपने कंधों को, अपनी कोहनियों को, अपने पेट को, अपने फेफड़ों को, अपनी छाती को, अपने घुटनों को डिसलोकेट करना जानता था। जैसे आप मेरे 2 शोल्डर देख रहे हैं, मैं इनको चाह के एक साथ नहीं कर सकता। वो खांचों से कंधे को निकाल के ऐसे कर लेता था, मतलब अपने आकार का 1/10 वो इतने सोल से निकल जाता था। हाथों को ऐसा करके गुठली सा बन के निकल जाता था बाहर। उसके इस चमत्कार को देखकर हड़कंप मच गया पूरे प्रशासन में कि ये कुछ या तो इंसान नहीं है या फिर इसके पास जादुई ताकतें। इसको जादूगर भी कहा गया। जापान के कथानकों में, मिथक में वो जादूगर था। और जब रहस्य खुला तो सबने अपने बाल पकड़ लिए। लेकिन इस बात की उन लोगों को खुशी थी कि भाग तो गया लेकिन बचेगा नहीं। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि 0 डिग्री टेम्परेचर है वहां पर, और बाहर दूर दूर तक कहीं जाने के लिए कोई शहर नहीं, कोई बस्ती नहीं। अब चूंकि 1945 का दौर था, जापान के ऊपर परमाणु हमला हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, सबको लगा कि वो मर गया होगा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। शेरा तोड़ी भी जिंदा था, उसको भी लगा के सब लोग उसे भूल गए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 साल वो एक सुरंग में रहा, मछलियां खाता रहा, जानवर मार के खाता रहा, लेकिन बस्ती नहीं लौटा।
पर एक दिन अचानक उसके दिमाग में आता कि अब माहौल शांत है, अपने बीवी बच्चों को पता करता हूँ वो कहाँ है। और वो वापस अमौरी गांव की तरफ जाता है, लेकिन रास्ते में जब उसे भूख लगती है तो वो टमाटर के खेत पे पहुंचता है। और टमाटर के खेत में पहुंचने के बाद वो टमाटर तोड़ने वाला होता है तो उसका मालिक आ जाता है। उन दोनों की एक बहसबाजी होती है कि चोरी कर रहा है, और मारपीट में धक्केबाजी में उससे गलती से उस किसान की मौत हो जाती है। हत्या। गांव के लोग पकड़ लेते हैं, एक बार फिर पुलिस में सौंपते, पुलिस चौंक जाती है कि शरद ये जिंदा है अभी तक। लेकिन पुलिस को एक और मौका मिल गया कि उससे हत्या हुई, उसके ऊपर हत्या का चार्ज लगा दिया था, जज के सामने पेश किया जाता है। जज कहते हैं कि तुम इस लायक नहीं कि तुम्हें जिंदा छोड़ा जाए। उसको फिर जेल पहुंचाया जाता है, लेकिन इस बार सजा और सख्त हो जाती है, उसको सजाए मौत दी जाती है और उसको भेज दिया जाता है जापान के एक और चौथी जेल सैप्रो में। सैप्रो एक ऐसी जगह जो जापान की सबसे निम्नतर जगह थी कैदियों के लिए, जहां पर नर्क से बुरी यातनाएं दी जाती थी। और सैप्रो जेल में सेराटोकी ने जो किया वो एक नजीर था। सैप्रो जेल पहुंचने के बाद उनके साथ यातनाएं बराबर जारी रहीं, और चूंकि प्रहरियों को पता था कि ये किस तरीके से भागे, इसलिए स्टाफ ने उनके लिए बहुत मजबूत बैरक का निर्माण किया। 6 आर्म फोर्सेस उनके ऊपर लगा दी गई जो 2 शिफ्ट में काम करती थी। लेकिन यहां पर फिर शेरतोरी दिमाग से खेल गया कि उसको भागना कहीं और से था, प्लानिंग कहीं और थी, लेकिन देखता था छत की ओर, लगातार छत की ओर देखता था। सब लोगों को शक होता था कि भागेगा तो छत से, लेकिन इस बुड्ढे में ताकत कहां बची है, उठता तो है नहीं सुबह। दरअसल क्या है, कैदियों को सुबह उठा के काम कराया जाता था, लेकिन वो लेटे रहने का ड्रामा करता था कि मेरी पीठ दुख रही, हाथ दुख रही, मेरी दम नहीं है। कुछ समय तक लोगों को शक हुआ तो उन्होंने गद्दे उठा के देखा, कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही, लेकिन कुछ नहीं, कोई औजार नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन धीरे धीरे 6-7 साल भर बाद लोगों को विश्वास हो गया कि अब इसके पास कोई ताकत नहीं है। लेकिन जब वो छत देखता था तो वो लोग छत को सीमेंटिंग करा दिए कि हो ना हो इसके दिमाग में प्लानिंग छत से भागने की है। और एक दिन अचानक 6 साल बाद वो फिर फरार, चौथी बार। जब पूरी जांच की जाती है, हल्ला मचता है, तब यही मालूम पड़ता है कि भाई गद्दे के नीचे एक सुरंग थी जिसको खोद के वो फरार हो गया। तो सुरंग खोदी कब? जब वो खाना बर्तन का आता था, इतने साइज का कुछ होता होगा बर्तन, उसमें वो उतनी ही मिट्टी भर के रोज खोदते थे जितनी वो कैदियों प्रहरियों के जाने के बाद जेल के बाहर फेंक दें। और इस काम को करने में उन्होंने साल भर, 2 साल, 3 साल, कितना वक्त लिया पता नहीं, लेकिन फरार हो गए। लेकिन इस बार उनकी फरारी उनको सुकून नहीं दे पाई, तो वो वापस अपने घर की दिशा में बढ़े और एक पुलिस वाले से मुलाकात हुई जो कि बेहद शरीफ था। उससे उसने साफ कहा कि साहब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ टोक्यो जेल पहुंचा दो, मैं पूरी उम्र वहां काट लूंगा, कम से कम कोई मुझे मारे पीटे ना, मैं अब नहीं भागूंगा। इस बार पुलिस वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने मानवता का परिचय दिया, जज के सामने ये बात रखी। जज ने भी इंसानियत दिखाई कि इसको टोक्यो जेल पहुंचाया जाए, जो कि जापान का सबसे अच्छा जेल था जहां यातनाएं नहीं मिलती थी। टोक्यो जेल उसको पहुंचा दिया गया, शांति से वो रहा और 14 साल जेल काटने के बाद पहली बार उसको पैरोल मिली। वो अपने पत्नी बच्चे को ढूंढने के लिए ओमोरी गया, लेकिन वहां जाके मालूम पड़ा कि बीवी की मौत हो चुकी है, बच्ची मिली, दोनों राजी खुशी जीवन जीने लगे। जज ने भी इंसानियत का परिचय दिया और उसकी सजा माफ कर दी। ये सुखांत था 1961 में। लेकिन फिर 1989, 10, 12 साल, 18 साल जीने के बाद हार्ट अटैक से मौत। है ना कमाल की कहानी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि हमें फीडबैक जरूर दें, अच्छी ना भी लगी हो तो भी जरूर दें, क्या बदलाव चाहते हैं जरूर हमें बताएं। तब तक के लिए मेरा यानी पीयूष सोहाने का आपको प्रणाम। मिलता हूं अगली कहानी में बहुत जल्दी। चलें शेरतोरी जी।